तो उसने क्या किया कि मेरे मुंह को ऐसे खोला, यहाँ पे पेचकस रखा और ऐसे हिट किया, जिसकी वजह से मेरा और बहुत सारा ब्लड लॉस भी हो चुका है। फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो कहता है कि मैं तेरे को पुलिस में बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आंखें भी ख़राब कर दूंगा, मैं तेरे को बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं किया और वो हॉस्पिटल छोड़ के चला गया वहाँ से। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया ट्रीटमेंट करने से? क्योंकि वो कहता है कि ये कैसे ब्लड में कौन है, ये कैसी लड़की है, क्या करके है, ये इसको क्या हुआ है, ये पुलिस केस है, बाहर निकालो। तो कहते हैं कि आप अभी स्केच बनवा सकते हो। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं पंजाब के गाँव से हूँ, ठीक है, छोटे से गांव से आई हूँ, बट इन सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझ में है क्योंकि मैं अपनी बॉडी पे 40 से 50 बार पेचकस खाने के बाद मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मेरी सर्जरी हुई, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और वो भी उस मुजरिम को सजा करवाने के बाद। और मुझे इतने ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं और मैं पंजाब की सबसे यंगेस्ट ब्रेव गर्ल रह चुकी हूँ। एक लड़की अगर चाहे तो बहुत से बड़े बॉडी बिल्डर को भी मार सकती है अगर वो उसमें वो है तो मेरे को कोई शक भी नहीं हुआ कि वो वहाँ पे ऑटो ले गया, है ना। तो वहाँ पे जाके उसने ऑटो एकदम से रोक दिया था, पर वहाँ पे बारिश की वजह से कोई भी नहीं था, है ना, क्योंकि 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूसली बारिश ही चल रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि गलत हो जाएगा। पर वो ऑटो से उतर गया, मुझे लगा पैसेंजर्स को लेने के लिए उतरा होगा, पर अचानक सडनली एकदम से ऑटो के बैक साइड से स्क्रू ड्राइवर लगा मेरे सिर पे। उसने बाल पकड़े, मुझे नीचे खींचा, नीचे फेंका, फिर उसका सेकेंड स्क्रू ड्राइवर था जो पेचकस, वो मेरे पेट पे उसने मारा। जब हमें कोई कॉन्टिन्यूसली मार रहा होता है ना, हम शुरू में डरते हैं, बट मेरे मन में तो यही है कि जब कोई बिना गलती के हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैंने उसको नहीं छोड़ना है। बहुत पुलिस वाले आते हैं क्योंकि ना जो पेशेंट मरने वाला है ना, उसकी एक होप डॉक्टर होता है। Exactly. उसके लिए वो भगवान है, तो मैं उसी डॉक्टर पे ही डिपेंडेंट थी कि ये मुझे ठीक करेगा, पर वो ही चला गया वहाँ। चाहे आप गाँव से हो, आप छोटी फैमिली से हो, बड़ी फैमिली से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, तो अगर आप चाहो तो आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हो और किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो, मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हो। वेलकम टू द मौलना शो। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਵੈਲਕਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? मैम बहुत ਵਧੀਆ मैम, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? मैं भी बहुत बढ़िया। मनप्रीत, मैंने आपके बारे में सुना था जिसके ऊपर एक ऑटो ड्राइवर ने मोर देन 40 टाइम्स स्क्रू ड्राइवर से हमला किया था। क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था मैम, ड्यूरिंग माई मास्टर, जब मैं अपनी एमएससी कर रही थी यूनिवर्सिटी से, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, तो मास्टर्स करते करते भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था, मुझे फैमिली में किसी की मैरिज पे जाना था, मेरे कज़न की, तो मुझे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना था क्योंकि इवनिंग में मेरे पास टाइम नहीं था एक दिन पहले जाने का। तो अर्ली मॉर्निंग मैं निकली, 4 बजे के आसपास मैंने प्लान किया था निकलने का, बट कोई मेरा ना कुछ दिनों से पीछा कर रहा था, जिसको वो सब कुछ पता था कि मैं निकलने वाली हूँ। सारे टाइमिंग पता थे? सारे टाइमिंग्स उसको पता थे कि ये लड़की है 4-4:35 के बीच में ये निकलेगी। तो वो ऑटो लेके, ऑटो वाला बन के वो मेरे पीजी के बाहर ही आके खड़ा हुआ था। ऑटो वाला बन के? एज इन वो ऑटो वाला नहीं था? हाँ, वो ऐसे ऑटो वाला नहीं था, वो ऑटो वाला बन के बाहर खड़ा हुआ था। तो मैंने जब उसको देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी ना, क्योंकि मेरे को रोड पे चल के नहीं जाना पड़ा, मेरे पास एक बैग था, है ना। तो मैंने सोचा यार एकदम से ऑटो मिल ही गया मुझे, है ना। तो मैंने तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए कि तुम इधर जाओगे, ठीक है जाओगे। तो मैंने अपना सामान ऑटो में रखा, तो मैं उस ऑटो में बैठ गई। बट फिर वो क्या हुआ कि वो नॉर्मल जो रास्ते से हम जाते हैं, क्योंकि एक तो वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट से जाता, पर वहाँ पे क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पीछे गलियों से जाने लग गया, है ना। तो फिर उसने बोला कि कोई ना सर, कई बार मॉर्निंग ट्रैफिक होता है तो मैं इसलिए इधर से जा रहा हूँ। तो मैंने बोला, आई वॉज लाइक, आपको डाउट नहीं हुआ? मेरे को कोई डाउट नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि जो मेन रोड, जो पटियाला में यूनिवर्सिटी से मेन रोड जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो उसने ना उससे लिंक रोड की तरफ ऑटो को टर्न कर लिया। तो तब मेरा एक क्वेश्चन था कि रेलवे स्टेशन से सामने आप यहाँ पे क्यों जा रहे हो भैया? तो उसने बोला कि मेरे को ना वहाँ से कुछ पैसेंजर्स को भी लेना है। तो मेरे को लगा चले यार कोई बात नहीं, मेरी 6 बजे की इंटरसिटी ट्रेन है, ये पैसेंजर्स को ले भी लेगा तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। तो उसने साधुविला रोड है वहाँ पे एक, मतलब अर्बन स्टेट और यूनिवर्सिटी के बीच में, मतलब अप्रॉक्सीमेट यूनिवर्सिटी के बैक साइड ही बोला जाता है उसको एरिया को, तो वहाँ पे ऑटो ले गया। तो मेरे को कोई शक भी नहीं हुआ कि वो वहाँ पे ऑटो ले गया, है ना। तो वहाँ पे जाके उसने ऑटो एकदम से रोक दिया था, क्योंकि उसका भी प्लान उसने एग्जीक्यूट करना था जो सोचा हुआ था, है ना। तो बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना वहाँ पे, नहीं तो नॉर्मली समटाइम्स कोई ना कोई वॉक करता है वहाँ पे, पर वहाँ पे बारिश की वजह से कोई भी नहीं था, है ना, क्योंकि 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूसली बारिश ही चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से ऑटो रुका, तो मुझे लगा, तब भी मुझे यही लगा कि ये ऑटो
से उतर के शायद पैसेंजर्स को लेने गया है। तब भी आपको डाउट नहीं है? क्योंकि यूजुअली लड़कियों की मुझे लगता है एक इंट्यूशन होती है, वो गट फीलिंग होती है जब कुछ बुरा होने वाला होता है, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं हो? बिल्कुल भी डाउट नहीं हो, क्योंकि पटियाला जैसी सिटी ना, पंजाब में ऐसे क्राइम्स कभी हमने सुने नहीं है। हाँ, नहीं सुने। और ऐसे क्राइम्स होते नहीं है। और पंजाब में अर्ली मॉर्निंग के टाइम को बहुत सेफ माना जाता है, सेफ माना जाता है। खास करके वो टाइम जब हम एक गांव साइड का जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, वो बहुत पवित्र सा कहते हैं ना, बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि गलत हो जाएगा। पर वो ऑटो से उतर गया, मुझे लगा पैसेंजर्स को लेने के लिए उतरा होगा, पर अचानक सडनली एकदम से ऑटो के बैक साइड से स्क्रू ड्राइवर लगा मेरे सिर पे। माय गॉड। जो फर्स्ट स्क्रू ड्राइवर था, मतलब मेरे लिए वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो बहुत अचानक था। ना मेरे माइंड में कुछ है, ना मैं डरी हुई हूँ, मैं बहुत हैप्पी वाले मूड में हूँ, है ना। बहुत ऐसा वो होता है ना कि फेस्टिव मूड में बंदा वो फंक्शन पे जाना है, बढ़िया वाला मूड, ऐसे वाले मूड में थी। तो अचानक से ऑटो लगा और यहाँ से ब्लड आया पीछे से, जैसे टैप में से वाटर आता है, ऐसे ब्लड का निकलना वहां से शुरू हो गया। तो फिर वो आया, उसने मेरे बाल पकड़े। अभी तो मेरे बाल छोटे हैं, पहले क्या होता है कि पंजाब में लड़कियों के बाल लंबे ही होते हैं मोस्टली, तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, है ना। उसने बाल पकड़े, मुझे नीचे खींचा, नीचे फेंका। फिर उसका सेकेंड स्क्रू ड्राइवर था जो पेचकस, वो मेरे पेट पे उसने मारा, ठीक है। और वो यहाँ से लगा और यहाँ से निकला, मुझे प्रॉपर पता चला। तो मैंने लगा क्या था उस टाइम आपके माइंड में? आप एकदम ब्लैंक हो गए या मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ना एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई सारी। मतलब मैं उससे 2 मिनट पहले कुछ और थी, उससे 2 मिनट पहले मैं एकदम से सब कुछ बदल गया, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। क्योंकि वो स्क्रू ड्राइवर का लगना, क्योंकि हो सकता है मैं मर भी जाती, एकदम से वो डर और वो एकदम से मेरे मन में आया। फिर उसने 3rd टाइम स्टैब किया मुझे। फिर मैंने बोला कि मैं तो पुलिस में बताऊंगी। फिर वो और भी बड़ा पेचकस लेके आया उधर से, ठीक है। आप में उस टाइम भी इतना ज्यादा हिम्मत थी, इतने ब्रेव थे आप कि आपने उसको ये बोला कि मैं पुलिस को बताऊंगी? हाँ, तो मैंने उसको ये चीज बोल दी और वो मेरे ऊपर ही थोड़ा बैकफायर हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि अब तो इसको मैं मारूंगा। वैसे मेरा बैग और फोन तो ऑटो में ही गिर गया था, तो मैं तो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकती थी। तो वो आया, उसने फिर से कॉन्टिन्यूसली मुझे मारना शुरू किया। बारिश हो रही थी उस टाइम? बारिश हो रही थी और मैंने उसका गर्दन भी पकड़ी, उसका गला भी पकड़ा, है ना, काफी कुछ, है ना। उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने उसको थप्पड़ मारा। जितना फाइट बैक कर सकते थे आपने किया। जब हम किसी साइको किलर को थप्पड़ मारते हैं ना, तो उसकी बहुत गंदी ईगो हर्ट हो जाती है, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया, है ना। तो फिर और जोर से वो मार रहा था मुझे, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो मार ही जा रहा था। उसने बोला कि तुम पुलिस में क्या बताओगे, मैं तो तुम्हें पुलिस में बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगा, है ना। क्योंकि उसने मेरे सिर पे भी मारना स्टार्ट कर दिया था, मेरे इस पोर्शन पे भी, है ना, पेचकस उसने मारे थे। तो मैंने बोला उस टाइम पे क्या हुआ कि एक टाइम होता है, एक मोमेंट होता है कि जब हमें कोई कॉन्टिन्यूसली मार रहा होता है ना, हम शुरू में डरते हैं, बट फिर जब हमें लगता है ना कि बंदा हमारे साथ बिना गलती के गलत कर रहा है, और खास करके मेरे मन में तो यही है कि जब कोई बिना गलती के हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैंने उसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो डू और डाई वाला सिचुएशन होता है मेरे में उस टाइम पे इतनी हिम्मत आ गई ना, और वो पता नहीं कहाँ से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई ना, मैंने बोला तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब मेरे सामने एक हट्टा कट्टा 6 फुट का बंदा, जिसके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, और मैं एक ऐसी लड़की जो मैंने कोई जुडो कराटे की कोचिंग नहीं ली हुई थी, है ना, नॉर्मल गर्ल, है ना, वो जो नीचे गिरी पड़ी है, और उसके स्क्रू ड्राइवर लग भी चुके हैं और बहुत सारा ब्लड लॉस भी हो चुका है। फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो फिर वो कहता है कि मैं तेरे को पुलिस में बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आंखें भी खराब कर दूंगा, मैं तेरे को बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे तब मेरे मन में एकदम से हिट किया कि अब ये मेरी आंखों में मारेगा पक्का। तो मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। जब मैंने अपनी आंखों पे हाथ रखा तो उसने क्या किया कि मेरे मुंह को ऐसे खोला, यहाँ पे पेचकस रखा और ऐसे हिट किया, जिसकी वजह से मेरा ये वाला पोर्शन पूरा डैमेज हो गया था। तो मतलब काफ़ी उसने मेरे ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया था, क्योंकि मेरे राइट साइड के लंग्स ऑपरेटेड हैं, है ना, क्योंकि ये पंचर हो गए थे, क्योंकि ये जो यहाँ से पेचकस था वो यहाँ से निकला था मेरे। तो यही हमारा सांस लेने का सारा सिस्टम यहाँ से ही होता है। तो मेरा पूरा राइट साइड डैमेज हो गया था। तो फिर जब उसने मेरे यहाँ पे भी पेचकस मारा, मैं बोलने के लायक भी नहीं रही कुछ, है ना। फिर वो मारेगा, जब उसको लगा ना कि अब ये मर चुकी है, अब ये ख़त्म है, तो मुझे वहीं पे फेंक के चला गया। और मैंने एक चीज़ और की, मैंने बताना भूल गई मैं आपको, जब मुझे मार रहा था ना, मैंने उसके पेट में लात मारी थी।
और उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम, कहते हैं ना कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पेंसिल हील पहनी थी। ओके। जो बिल्कुल पॉइंटेड पेंसिल हील होती है ना, मैं वो पहनी हुई थी। और ये देख लो, मेरे मन में पहले आया भी कि मैं ट्रेन में जा रही हूँ तो मैं इसको साथ में रख लेती हूँ, बट फिर मेरे मन में नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा फुटवेयर्स कैरी नहीं करने हैं, मैं पहन के चली जाऊँगी, कोई इशू नहीं है ना। मैंने वो पहनी हुई थी, मैंने उसके पेट पे जब हिट किया तो मेरी पेंसिल हील ने उसके पेट पे जख्म कर दिया था। तो दैट वाज अ मार्क कि जो मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया था। और वैसे भी मैं उसके पूरा अपने नाखूनों से उसकी गर्दन को और वो सब कुछ करी जा रही थी, बट जब उसको लगा कि मैं बिल्कुल मर चुकी हूँ, वो मुझे वहाँ पे फेंक के चला गया था। तो फिर मैंने सडनली एकदम से ये जो चीज़ें, ये थोड़ा सेंसिटिव है जो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि उस दिन जो टाइम था वो अष्टमी का टाइम था और मैंने 7 फास्ट रखे हुए थे। दैट वाज डे ऑफ अष्टमी, है ना। गूज़बम्स आ रहे हैं मनप्रीत, सच में, मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत आप बोल रहे हो ना। यूजुअली हम एक छोटा सा कट भी लग जाता है ना, मतलब हमें हो जाता है कि यार मेरे लग गई, और आप ये बता रहे हो आपके लंग्स पंचर हुए और वो कंटिन्यू आपको मार रहा था, और ये चीज़ कि उसने आपके मुंह में स्क्रू ड्राइवर रख के फिर हिट किया ताकि आप बोल ना पाओ। और प्लीज़ कंटिन्यू। तो मतलब अष्टमी का दिन था, तो मैं ना ऐसे ही गिरी पड़ी थी बिल्कुल ही, और वो ऑटो लेके चला गया था। मेरे मन में ना उसी टाइम ही चल रहा था कि एक दिन ना मैं इसको पुलिस में पकड़वाऊंगी। हाँ देखो, मेरी हालत ऐसी है कि पता भी नहीं कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, बट फिर भी मेरे मन ने कॉन्टिन्यूसली मुझे वो चीज़ों के मैसेज देने शुरू कर दिए। फिर अचानक से एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई उठा रहा है, मुझे कोई बोल रहा है कि मन पे तो उठा ना। तो मैंने पीछे देखा कि कोई, ऐसा लगा मुझे कोई तैयार त्योर होके पीछे खड़ा है मेरे, है ना। तो फिर एकदम से मुझे उठाया गया। मैंने बोला ये आंटी पता नहीं लाल लहंगा साड़ी पहन के रोड पे क्या कर रहे हैं। तो मैं उठी और मैं गिर गई। उन्होंने बोला बेटा उठो और जाओ। मैं उठी, गिर गई। मैंने बोला आंटी अच्छे से उठाओ, तो पीछे देखा कोई भी नहीं था, मतलब रोड खाली थी। तो फिर मुझे लगा कि ये कोई पक्का शक्ति थी जो मैंने फास्ट रखे हुए हैं, तो मनप्रीत अब तो बच जाएगी, तो उस मुजरिम को भी पकड़ेगी। और वो टाइम था जिस टाइम पे मेरे में हिम्मत बहुत ज़्यादा भर गई थी, और मैंने उधर से रेंगना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने रेंगना शुरू किया तो मेरे पूरा लंग्स वंग्स मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, है ना। तो एक टाइम पे तो एक पेड़ आया रास्ते में, पेड़ को पकड़ के बोल रही हूँ कि मुझे वो मार के गया है, मुझे वो मार के गया है। तो मैंने क्योंकि जो सिर का ब्लड था वो मेरी आंखों में आ गया था, तो मैं एबल ही नहीं थी कि मैं देख सकूं अच्छे से। फिर मैंने दोबारा से रेंगना शुरू किया। तो कितनी दूर तक गए ऐसे रेंगते हुए टू सेव योरसेल्फ, क्योंकि बारिश हो रही है, आप पे इतना ज़्यादा हिट हुआ है, आपको ब्लीडिंग हो रही है? अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 किलोमीटर। ओह माय गॉड। तो रास्ते में कोई बाइक वाले आए थे, दिन भी हो गया था, है ना, क्योंकि थोड़ा मॉर्निंग होनी शुरू हो गई थी। तो वो बाइक वालों ने बोला कि यार देखिए कि मैं अमली है, ट्रक पी के ट्रक थल्ले आया होएगा रात को। तो ये उनका था। इवन आपकी हालत ऐसी थी कि वो बाइक वाले भी नहीं पहचान पाए कि ये कोई लड़की है और इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्हें ये लगा कि मे बी कोई ड्रिंक करके हाँ कि कोई वैसे गिरा पड़ा है। तो मैंने सोचा मन में अब तेरे को कोई नहीं बताएगा, तू रेंग खुद, तेरे को कोई मिलेगा, है ना, जिससे तुझे हेल्प मिलेगी, है ना। तो मैंने रेंगना शुरू किया। तो वहाँ पे आगे जाके खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया कि एक लड़की है। तो उन्होंने देखा, कहते मम्मी जल्दी आओ, इसके तो बाल भी है, मतलब ये लड़की है। सुबह हमें 5-6 बजे चीखों की आवाज़ आ रही थी, ये पक्का वही दीदी है, इनको किसी ने मारा है ना। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो फिर जब वो आंटी अंकल आए जिनका वो घर था, फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, पर मैं उनको बोल के अपने पापा का नंबर भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। बस मैं हाँ हूँ ऐसे आवाज़ कर रही थी। तो उनका क्या था ना कि वो एक थोड़ा उनके मन में भी एक डाउट आ गया, क्योंकि वो एक मुस्लिम फैमिली थी और मैं एक सिख लड़की हूँ। तो उनके मन में आया कि अगर ये लड़की मर भी जाती है यहाँ पे तो कोई क्या सोचेगा कि इन्होंने मार दिया, हम पे ब्लेम आएगा। मुझे लगता है मनप्रीत, बहुत सारे लोग ना, जैसे रास्ते में भी हम देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, बट लोग हेल्प नहीं करते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, हमने इसकी हेल्प करी तो मे बी हमारे ऊपर उल्टा बैकफायर हो जाएगा या हमारे ऊपर ये चीज़ उल्टी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ भी समवेयर मुझे लगता है बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ बहुत डिस्टर्बिंग है, बट अब तो इसके लिए बहुत बन गए हैं ऐसे, है ना, कानून की। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो कोई आपको कुछ नहीं क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। उसके बावजूद भी जैसे अभी कुछ लोग नहीं करते हैं, पर उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करते थे। पर फिर वो अंकल ने क्या किया कि मेरे को बोला फ़ोन आगे करके कि अपने मम्मा का नंबर डायल करो, पापा का या। तो मैंने हाथ से नंबर डायल कर दिया। तो सॉरी, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया पापा के पास। तो एकदम से बोले
कि आपकी बेटी है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मार के किसी ने चाकू मारे हुए हैं उसके। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आगे मुझे ट्रेन से जब मैंने उतरना था तो पिक करने वाले थे वहाँ से, है ना। तो क्योंकि वो भी सेम ही मैरिज पे जा रहे थे, तो वो तो एकदम से शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने बोला बात करवाओ, क्योंकि उनको ये था ना, एक बार मैंने बोला पापा ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने मारा है। बहुत तोतली सी आवाज़ में मैंने उनको अपनी बात समझाई, क्योंकि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, है ना। तो उन्होंने बोला पापा ने कि जल्दी, आपका थैंक यू कि आप इसकी हेल्प करो, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वो जो आंटी थे उनके पास कुछ वो अंकल ने बोला कि तेरे पास कोई कपड़ा है, क्योंकि इस लड़की का ब्लड पूरा लॉस हो चुका है, इसको हम कैसे स्कूटी पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से थे। तो फिर उन्होंने, आंटी के पास एक शॉल था, उन्होंने जमीन पे बिछाया, मुझे उस शॉल में रखा। कहते ना हेल्प करने वाले का दिल होता है, पैसा मैटर नहीं करता, दिल मैटर करता है। पैसा मैटर करता है ना, तुम्हारा धर्म ना तुम्हारी जात, मुझे लगता है ये चीजें मैटर नहीं करती। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है मुझे लगता है। तो फिर वो आंटी ने मुझे उसी शॉल में, जैसे हम एक गांठ बांध के इतना सा कर लेते ना, ऐसे पकड़ के एक्टिवा के पीछे मुझे उठा के बैठे, एक्टिवा में लेके गए, एक्टिवा में। तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, बहादुरगढ़ हॉस्पिटल। बट क्या हुआ कि उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसने मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं किया, और वो हॉस्पिटल छोड़ के चला गया वहाँ से। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया ट्रीटमेंट करने से? क्योंकि वो कहता कि ये कैसे ब्लड में, कौन है ये, कैसी लड़की है, क्या करके आई है, इसको क्या हुआ है, ये पुलिस केस है, बाहर निकालो। नाम मेंशन करना चाहोगे हॉस्पिटल का? मेरे को हॉस्पिटल का नाम अभी याद नहीं है, बट डॉक्टर का नाम याद है, डॉक्टर मनप्रीत था वो, है ना, मेरे ही नेम का डॉक्टर था। और देख तो आपको नाम याद है। बट मुझे लगता है कि हम बोलते हैं कि डॉक्टर लाइफ सेवियर होते हैं, हमारी जान बचाते हैं, लोग भगवान के समान बोलते हैं, बट ये भी एक बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत मैसेज है कि इतनी बड़ी तुम पोस्ट पे होके, और अगर तुम्हें ये हुनर है या तुमने उतनी स्टडी की है कि तुम किसी की जान बचा सको, और ऐसे टाइम पे जब तुम देख रहे हो कि कोई इतना ज़्यादा फिजिकली इतना ज़्यादा पेन में और तुम उसकी हेल्प नहीं करे, आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल। क्योंकि ना जो पेशेंट मरने वाला है ना, उसकी एक होप डॉक्टर होता है। Exactly. उसके लिए वो भगवान है। तो मैं उसी डॉक्टर पे ही डिपेंडेंट थी कि ये मुझे ठीक करेगा, पर वो ही चला गया वहाँ से। तो मतलब एकदम से मैं वैसे हो गई, एक तो मेरे को सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, क्योंकि ट्रैकिया में लगी हुई थी। तो फिर इतने में वो आंटी आई जिनके पीछे में मैं रहती थी। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप, हमारी विंड पाइप। हाँ, तो मेरी विंड पाइप पे होल हुए थे, जिससे हमें सांस आता है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी? ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं उल्टा लेट के हल्का हल्का लंबा सांस आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद एक के बाद दूसरा सांस पता नहीं आएगा पता नहीं आएगा, वो वाला मेरी हालत थी। तो फिर इतने में जो पुलिस आई और वो आंटी आई, मेरे घर वालों ने बता दिया, तो मुझे रजिंद्रा हॉस्पिटल लेके गए दोबारा से। तो वहाँ पे जाके थोड़ा फैमिली वाले भी आ गए, और वहाँ पे जाके थोड़ा ये हुआ कि अब डॉक्टर्स दिखे कि अब देखेंगे किसको हुआ क्या है। तो फिर वो डॉक्टर्स ने थोड़ा टेस्ट वेस्ट किए, क्योंकि एक होता है ना कि फिजिकली टेस्ट, की फिजिकली कुछ और ना कुछ हुआ, गलत ना हुआ, क्योंकि ब्लड ही ब्लड था पूरे बॉडी पे, है ना। तो टेस्ट वगैरह हुए, तो उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि पता चला कि इसकी राइट साइड के लंग्स डैमेज है, ब्रेन पे चोट लगी है, बट हमें अभी पता नहीं है कि कितनी लगी है। तब आप में इतनी आप में हिम्मत थी, या आपकी हालत ऐसी थी कि आप बता सको बोल के कि मेरे साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? हाँ, मैं बोल रही थी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे मन में ना एक ही चीज़ थी, मैंने उस ऑटो वाले को पकड़ना है, मेरे को उसको पकड़ना है। क्योंकि मुझे था कि वो मुझे बिना गलती के इस हालत में करके चला गया है। तो मेरे को उसकी ना शक्ल याद थी पूरी प्रॉपर, कि मेरे को पुलिस को बताना। मैं पुलिस को भी देखती थी। पुलिस आ गई थी वहाँ पे? पुलिस आ गई थी वहाँ पे, पर पुलिस को इतना अलाउड नहीं था कि वो मेरे से बहुत सारा क्वेश्चंस कर सके, क्योंकि उस टाइम पे सबको लग रहा था कि मैं बहुत तगड़े वाले ट्रॉमा में चली गई हूँ, बट जो कि मैं नहीं थी। क्योंकि एक ना हिम्मत और वो सब अपने आप पे ही होता है ना। मैं लोगों को लग रहा था बहुत डरी हुई है, पर मैं अंदर से था, मेरे को पेन था, पर मुझे ये वाला ज्यादा था कि मुझे उसको पकड़वाना है, मुझे उसको पकड़ना है। तो उन्होंने बोला कि जो भी है सर्जरीज के बाद, तो पेरेंट्स से भी साइन वाइन करवाए गए कि डॉक्टर्स ने ये बोला कि जो भी है सर्जरीज के बाद, मतलब सवाल जवाब जो भी है बाद में कर सकते हैं। तो फिर पेरेंट्स से साइन करवाए गए, क्योंकि जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी कि आफ्टर सर्जरी या तो कोमा में चली जाएगी, बट वो श्योर नहीं थे कि ये सही सर्वाइव कर पाओगे, सही उन सर्जरी के बाद बाहर आएगी। मतलब क्योंकि मेरे लंग से एक पाइप डालनी थी, रिपेयर करनी थी मेरी ट्रैकिया को, तो वो उनको अभी डाउट था कि ये इसके बाद शायद ना बच पाए। पूरा इंटरनल सिस्टम जो था वो डैमेज हो चुका था, इतने ज़्यादा, इतने डीप आपके जो स्कार्स थे वो इतने डीप थे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स की डिस्कशन होती है ऑपरेशन थिएटर में। तो मैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते ही ना,
क्योंकि मम्मा का हाल बहुत बुरा था। पेरेंट्स बेटी को कैसे देख सकते हैं इस हालत में, है ना। और वो भी अगर उनको ये पता चल गया हो कि पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं। तो मैं तो उनको बड़ा प्यार से स्माइल से बाय करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाहर आऊंगी। क्योंकि वो था ना, जब हमारे पास कोई रीजन होता है जिंदा रहने का, मेरे पास एक रीजन आ गया था कि मुझे उसको पकड़ना है, ताकि कल को वो किसी और लड़के के साथ ये सब ना कर पाए, है ना। तो मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई तो डॉक्टर डिस्कशन कर रहे थे कि हमें पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। वो सब सुनाई दे रहा था आपको? वो मुझे सब सुनाई दे रहा था। तो वो तो मेरे को अभी तो वो डॉक्टर से मैं एक बार मिली भी थी एक बार, तो बोल रहे कि तुमने तो बहुत फनी माहौल भी क्रिएट कर दिया था उधर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इसको हम बेहोश वगैरह ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कोमा में जा सकती है। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, बेहोश मत करो, ऐसे ही डाल दो, पाइप डालनी, वैसे भी इधर से खोल हुआ पड़ा है, मैं नहीं कुछ करूंगी, मेरे को बचा लो, मेरे को कोमा में नहीं जाना। तो ऐसे हो गए थे कि यार इस लड़की में कितनी हिम्मत है। और मैं भी ये सोच रही हूँ आपके यहाँ, आप जैसे जैसे बता रहे हो मेरी आंखों के आगे पूरी इमेज क्रिएट हो रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि कोई इतना ब्रेव कैसे हो सकता है कि इतना पेन ऊपर से, और ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है कि तुम्हारा लंग्स डैमेज हो गया और पाइप डालना है ना, और सांस नहीं आ रहा, आपको इतना ब्लड लॉस हो चुका है उसके बाद भी, और डॉक्टर्स ने ये भी साइन करवा लिया कि ये हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि जिंदा बाहर आएगी भी या नहीं। हैट्स ऑफ टू यू। तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो जो नर्स वगैरह थी वो मेरे से बात करी जा रही थी कि मेरा ध्यान उनकी तरफ रहे और इधर से जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली होता रहे। पर मैं ट्राई कर रही थी ऐसे देखने का कि क्या हो रहा है, कि कर क्या रहे हैं, किधर से क्या करेंगे, पर मेरे दर्द हो रहा था, है ना। पर मैं अपने आप को मैं खुद ही बिजी रख रही थी जाकि ज़्यादा वो ना हो। तो फिर हुआ, तो मैं जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए तो उन्होंने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, पेशेंट ठीक है, बट पेशेंट से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, कोई पुलिस उसके पास ज़्यादा नहीं जाएगी, तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। तो फिर क्या हुआ कि एक डॉक्टर बाहर चक्कर निकाल रहे थे, तो और पुलिस वाला उनके पीछे था, तो मैं उनको दूर से इशारे कर रही हूँ, है ना, पुलिस वाले को अंदर आओ के। तो पुलिस वाला फिर आ गया, मैंने बोला कब लिखवाना है उसका शूलिया, कब लिखवाना है मुझे। अच्छा। वो मेरे को बोल रहे नहीं अभी नहीं बेटा, आप रेस्ट करो, ये वो, है ना, ऐसे कैसे करके। तो मेरे को इवनिंग तक भी मेरे को यही था कि मुझे उसको पकड़वाना है, मुझे उसको पकड़ाना है। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत पुलिस वाले आते हैं, कभी कोई लीडर आता है, क्योंकि ऐसा ना कुछ हुआ नहीं था पहले यहाँ पे। तो सबको था कि लड़की ने इतनी हिम्मत से फाइट की है और इतना क्रॉल करके उसने एक तरीके की आज अपनी जान खुद बचाई है। तो मुझे पहले तो रजिंदर कौर पट्टल जी है ना, जो उधर के एमएलए हैं हमारे उधर के लहरा के, वो मुझे मिलने आए। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कोई फाइनेंशियल हेल्प करी आपकी? फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी किसी ने, बस वही हिम्मत दे के जाते थे। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा स्टेबल था तब? फैमिली बैकग्राउंड इनकम वगैरह मतलब? हाँ, वो सब मेरा ठीक है। और पापा भी तो बढ़िया शॉप वगैरह मेरे पापा की, और जमीन वगैरह भी है, तो कर रहे हैं। तो किसी ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए, हमने खुद भी नहीं बोला, वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वी आर लाइक ओके, है ना, तो हम ठीक थे। तो फिर क्या हुआ कि कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है। नेक्स्ट ट्रिप पर नीत कौर भी मिलने आई मेरे को, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की वाइफ है। तो उन्होंने तो पूरा ट्रिब्यून में मेरा आर्टिकल आया था, उन्होंने मेरे को पटियाला ब्रेव हार्ट का टाइटल दिया था उस टाइम पे, है ना। तो वो रोने लग गए थे मेरे सामने, है ना, मैं नहीं रोई थी, वो रोने लग गए थे। तो वो कहते कि मतलब पटियाला एज अ रॉयल सिटी ना, है ना, क्योंकि पटियाला एक कैप्टन अमरिंदर जी का एरिया है वो, है ना, और परनीत कौर वहाँ की महारानी बोला जाता है उनको। तो कहते मेरे एरिया में ये चीज हुई और मेरे यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ, कहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, है ना। कहते कि ऐसा कोई इतना मार गया एक बच्ची को, इतना ज्यादा मार गया, कहते कोई ना हम उसको पकड़ेंगे। मैंने बोला मुझे ना उसका फेस याद है। तो उन्होंने ऑर्डर किया था स्केच वालों को बुलवाने का, तो कहते कि आप अभी स्केच बनवा सकते हो। तो मैंने बोला मैं अभी स्केच बनवा सकती हूँ। ये शाम की बात है या नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे, है ना। मैंने बोला मैं अभी स्केच बनवा सकती हूँ। तो 14 को जिस दिन दशहरा था उस दिन दशहरा था 14 को। 12 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन स्केच वाले आए और इतने में जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वो जो हॉस्पिटल था जिसने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया था, उनके अगेंस्ट वो हॉस्पिटल भी तोड़ दिया। और जो प्रोटेस्ट था वो यूनिवर्सिटी रोड से बहादुरगढ़ तक था, पूरा रोड ही ब्लॉक था। कि एक हमारी यूनिवर्सिटी की लड़की, मतलब इसका मतलब यूनिवर्सिटी में लड़कियां सेफ नहीं है। बहुत सारी पीजी की लड़कियां बाहर से आके यहाँ पे रहती हैं, मतलब हम सेफ ही नहीं है कि
कुछ सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कुछ वो नहीं है, बैक साइड पे कुछ होता तो पता चलता कौन था कौन नहीं था। मनप्रीत, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना आ गया है, इतने एक्टिव हो गए हैं लोग सोशल मीडिया पे, उस टाइम पे अगर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव होता तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलता? हाँ, वो और तो है। ये जो केस है और ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे आप बोल रहे हो इतना स्लो चाहे आपका फिर वो ट्रीटमेंट था या फिर वो डॉक्टर था जिसने आपका इलाज करने से मना कर दिया, ये सब चीज़ें में भी नहीं होती, और अगर होती तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। पहले ना इतना क्रेज नहीं था, किसी भी चीज़ का नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, सीसीटीवी कैमरा इतना इंस्टॉल नहीं थे, इवन ऑटोज पे भी नंबर नहीं होते थे, तो पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अब तो जब कुछ भी गलत होता है तो लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, तो पर पहले के टाइम पे सपोर्ट मिलना, है ना, हेल्प मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, उनको पता लगते ही, है ना, दे सपोर्टेड, बहुत सपोर्ट किया। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनके जो वाइस चांसलर हैं, अब तो वो चेंज हो गए हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सबसे लॉन्ग टर्म के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वही रहे हुए हैं। वो मेरे को हॉस्पिटल में मिलने आए थे, है ना, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे को पूरी यूनिवर्सिटी इतना सपोर्ट कर रही है, मेरे ही, क्योंकि मैंने मास्टर ह्यूमन जेनेटिक्स में की हुई है ना, तो मेरे ही डीन और प्रोफेसर सभी हॉस्पिटल आ रहे हैं, और मतलब मेरी पूरी क्लास पूरा आईसीयू के बाहर रहती थी, जितने मेरे क्लासमेट्स थे, है ना, तो सभी, चाहे वो ऐसे भी क्लास में कुछ लड़कियां होती जिनसे हमारी बातचीत नहीं भी होती, वो भी वहाँ पे थे, है ना, तो कुछ हमारे एंटी ग्रुप वाले होते हैं वो भी वहाँ पे थे। मतलब इतना ज़्यादा प्यार मुझे सबने तब दिया, है ना, कि मतलब मैंने बहुत हैप्पीली स्केच बनवाया, बहुत बिना स्ट्रेस की, कि जैसे मुझे कोई ट्रॉमा नहीं है ना, एक हिम्मत रखी अपने आप में कि मुझे उसको पकड़ना है, और वो नेक्स्ट डे ही वो पकड़ा गया था। ओके, उसके जैसे कैसे पकड़ा गया वो नेक्स्ट डे? उस स्केच की वजह से? एक्चुअल में हुआ क्या, वो स्केच जब बना ना, तो ऑटो वालों को देखना शुरू किया, तो जिस बंदे ने मुझे मारा था ना, ऑटो वालों ने ना एक प्रोटेस्ट किया था अलग से रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसमें ऑटो वालों ने बोला था कि हम उस ऑटो वाले को पकड़ेंगे जिसने मनप्रीत के साथ ये सब किया, क्योंकि नहीं तो कोई लड़की कल को हमारे ऑटो में नहीं बैठेगी। और उस प्रोटेस्ट का हेड वो ऑटो वाला था जिसने मुझे मारा था। ओह माय गॉड। तो वो शक ना हो, थोड़ा स्मार्ट बन रहा था, ओवर स्मार्ट, कि किसी को मेरे पे डाउट ही नहीं जाएगा कभी कि मैं हूँ। तो स्केच उसके फेस के साथ मिल रहा था। जब पुलिस ने सबको देखा तो देखा कि इनका लीडर इसके जैसा लग रहा है, पर 3 लोग उस पूरे ग्रुप में पकड़े गए जो स्केच के जैसे कहीं ना कहीं लग रहे थे। तो फिर उनको जो एसएसपी है ना, हरदयाल सिंह मान, वन ऑफ द मोस्ट, है ना, टैलेंटेड एसएसपी मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा केस हैंडल किया था, है ना, तो मतलब मैं बहुत वो सेफ फील करती थी जब वो मेरे से आके क्वेश्चंस पूछते थे। तो उन्होंने मुझे कान में बोला कि मनप्रीत तुम्हारे सामने वो 3 लोग लाए जाएंगे रात को, पर तूने डरना नहीं है बिल्कुल। मैंने बोला मैं डरूंगी नहीं, हाँ मैं नहीं डरूंगी, मेरे सामने लाओ। उनको था ना कि एक बार आपको ऐसे नहीं हुआ कि वो मेरे सामने आएगा, मेरे को फ्लैशबैक्स आएंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ, वो सारी चीजें रिकॉल होंगी बैक ऑफ द माइंड? ये सब हुआ था। नेक्स्ट डे जब वो सॉरी बोलने के लिए उसको लेके आए थे, वो मैं बताती हूँ। पहले वो 3 बंदे आए, तो मैंने उन तीनों को देखा, तो मेरे को भी सेम लगे, मैं भी कंफ्यूज हुई, क्योंकि मेरी स्केच जैसे थे, क्योंकि मैंने भी उसको रात के टाइम देखे, अंधेरा था, है ना, उस टाइम पे जब तक वो लाइट आई, है ना, तो दिन हुआ, तब तक वो मुझे मार के भी चला गया था। तो मैंने बोला, फिर मेरे माइंड में एकदम से आया, मैंने बोला सर जिसने ना मुझे मारा है ना, मैंने भी उसको मारा था। इनकी टी शर्ट रिमूव करो, इनकी बनैन उतरवाओ, उसके पेट पे जख्म होगा, है ना, क्योंकि मैंने उसको पेंसिल हील से हिट किया था, क्योंकि उसके भी ब्लड आया था, मैंने वो देखा था। पता था आपको, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपके माइंड में ये था कि मैंने उसको मारा और उसके जख्म हुआ होगा। तो जब वो उतरवाए तो एक के वहां पे जख्म मिला। तो कहते ये तेरे यहाँ पे क्या हुआ है? तो वो एक्सक्यूज देने लग गया, मेरी वाइफ मेरे को यहाँ से साफ कर रही थी, मेरे कूलर की तार लग गई अलग अलग। तो सबको पता चल गया, नर्वस हो गया वो, बहुत ज्यादा डर गया, है ना, कि ये उसको पकड़ के रहेगी। तो रात भर उसको रिमांड पे रखा, सुबह वो मान गया था। मानने के बाद उसने बोला कि मेरे को मनप्रीत को सॉरी बोलना है। अच्छा मनप्रीत, उसका कन्फेशन क्या था? मतलब इतना कुछ हो गया, सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि एक लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, कि क्या रीजन था, कि वाई मनप्रीत, कि क्यों था? आपके भी माइंड में आई एम श्योर होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने बोला कि मतलब मैं तुम्हारा पीछा, इस लड़की का पीछा कर रहा था कुछ दिनों से, और ये एक ऐसे इंस्पेक्टर के घर पे रह रही थी, जो एक सबसे बड़ा घर है प्रोफेसर कॉलोनी का, और वो कोई पीजी नहीं है, और ये लड़की रोज वहां पे जाती है ना,
तो मेरे तो थोड़ा आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते फैमिली के साथ नहीं रहते थे, तो उसको लगा था इस इंस्पेक्टर की बेटी ये है। ओके। है ना, तो उसको लगा इस बड़े से घर में जो लड़की डेली यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है, जो सीधी यूनिवर्सिटी जाती है, सीधी इस घर को आती है, तो इसी लड़की को मैं टारगेट करूंगा। तो मेरा ही पीछा कर रहा था। एक दिन मैं ही आ रही थी गली में, तो मैं बात कर रही थी आंटी के साथ जो मेरे रहते थे ऑनर, है ना, कि मेरे को सुबह ऐसे ऐसे जाना है, सुबह इतने बजे निकलना है। तो वो सब बातें तब वो सुन रहा था, है ना। तो अभी मैं इसलिए अवेयर रहती हूँ ना, कभी हम जब डिस्कस करते हैं ना अपना पर्सनल, है ना, तो कभी अगर हमें लगे ना कोई पीछे आ रहा है तो बहुत अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पता हमारा किस टाइम पे कौन पीछा कर रहा होता है। तो उसने वो सब सुना हुआ था, तो उसको था कि ये शादी में जाएगी अर्ली मॉर्निंग, इसके बैग में कुछ होगा, गोल्ड होगा, पैसे होंगे, मारूंगा ये वो। सो उसका जो मोटिव था वो सिर्फ रॉबरी था। पर जब मैंने उसको बोला मैं पुलिस में बताऊंगी, तो उसका तब आ गया था कि मैं इसको मर्डर खत्म कर दूं कि ये कुछ बोल ना पाए। पर मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। स्टूडेंट के पास क्या होता है, बट मेरे माइंड में ये था कि आप एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर की बेटी हैं, बहुत बड़े घर में रहती हैं, तो मे बी इसके पास बहुत कुछ होगा जो मैं चुरा लूंगा, या सिर्फ इस माइंडसेट से उसने इतनी बड़ी चीज कर दी आपके साथ। मेरा तो लैपटॉप भी मैंने रूम पे रखा था, मेरे पास लैपटॉप था तब काम के लिए, वो मैंने रूम पे रखा था, शादी पे थोड़ी ना लेके जाऊंगी। और मैंने अपने एटीएम से पैसे भी रेलवे स्टेशन जाके निकलवाने थे, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, जिसमें से मैंने खुले करवा के ऑटो वाले को देने, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, है ना। तो उसको ये सब नहीं पता था, तो उसने ये सब सोचा, बस यही मेन रीजन था उसका मेरे साथ वो सब करने का, और कोई नहीं था। तो आपके माइंड में समवेयर ये आता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में, कि मतलब किस तरह से इस इंसिडेंट ने क्या आपकी लाइफ कुछ चेंज की है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे मैं एक चीज़ अब ये मानती हूँ, अब मुझे इस चीज़ का पता चला है, ये चीज़ ना बचपन में हम सुनते थे कि जो होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है, वो हुआ मेरे साथ गलत, मैं वो नहीं बोली वो अच्छा हुआ, मैं भी सोच रही हूँ कि शायद ही कोई ये बात बोलेगा। हाँ। वो हुआ गलत, पर उस गलत होने की वजह से ना बहुत सारी लड़कियों को आज पता चला है कि हमने कैसे रहना है। हाँ, मैंने सर्वाइव किया। कहीं ना कहीं जब हमारी बॉडी को ऐसा हो जाता है ना, तो हम लाइफ टाइम देखते हैं बॉडी में कुछ ना कुछ फिजिकली रह ही जाता है कि कुछ तो अभी होता है आपको ऐसा कुछ ऐसा? हाँ, थोड़ा समटाइम्स बोन्स में सर्दियों में रहता है ना, गले में थोड़ा रहता है ना, गले की आवाज में कॉन्टिन्यूसली जब बोलती हूँ तो मुझे फील होता है कि अब हल्का सा पेन आ गया इसमें, है ना, तो वो चीजें होती हैं। पर हाँ, अब स्ट्रॉन्ग इतनी बन गई हूँ ना, ये तो मैं पहले नहीं थी। उस एक्सीडेंट ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो जो हिम्मत मुझे उस एक्सीडेंट को बाद आई ना, फिर मुझे पता चला कि हम सोचते हैं ना कि एक लड़की अगर चाहे तो बहुत से बड़े बॉडी बिल्डर को भी मार सकती है, अगर वो उसमें वो है तो खुद को सेव कर सकती है। तो ये मैसेज मैं बहुत लड़कियों को देती हूँ। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत सारी जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू देती हूँ, या जहाँ पे मुझे 15 अगस्त पे 26 जनवरी बुलाते रहते हैं ना, तो बहुत सारी लड़कियां जो सुनती हैं मेरे बारे में, तो कहती हैं कि हम इस प्रॉब्लम में थे, पर हम आपको देख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आज हिम्मत रखते हैं। आप इंस्पिरेशन बने हो बहुत सारी लड़कियों के लिए। और मनप्रीत, आप रोडीज में भी गए हो, यस, है ना। सो मुझे लगता है हमारा जो यूथ है वो उसका एक अलग ही क्रेज़ है फॉर रोडीज। तो मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई होगा नहीं ये बताने के लिए, क्योंकि लोगों के अक्सर क्वेश्चन रहता है कि क्या करें, कैसे जाएं, ऑडिशन कैसे क्लियर करें। सो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप बताओ। और मैंने भी आपका ये जो इंटरव्यू है वो मैंने रोडीज में ही सुना था। आप वहाँ पे भी इतनी ही ब्रेवरी के साथ अपनी जो पूरी स्टोरी है वो नरेट कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ से भी आपको बहुत प्यार मिला था। सो मनप्रीत, आप 60-70 किलोमीटर साइकिल पे ट्रैवल करते थे ट्यूशंस पढ़ाने के लिए, टू अर्न मनी। हाँ, तो मोटिव क्या था? रियलिटी शो में आना। अभी मैं ये चीज सोचती हूँ ना, तो किसी को बताती हूँ तो सारे बहुत हंसते होंगे कि ये साइकिल चला रही है और तुम्हारे पास खाना खाने के पैसे नहीं है। रास्ते में गुरुद्वारा आता था सुहाना साहिब का, इधर से जाते हुए सुबह खाना खा लिया, फिर उधर से एक चक्कर जब दोबारा लगता था तो एक बार और खाना खा लिया। पर मनप्रीत, ये बोलना बहुत ईजी है, अभी आप मेरे को बता रहे हो बहुत ईजी लग रहा है कि हाँ बहुत, क्योंकि आप बहुत अच्छे मूड में खुश होके बता रहे हो। बट आई नो जब आप वो आपकी जर्नी जो आप पढ़ाने जाते होगे, साइकिल पे कैसे जाते होगे, गुरुद्वारे में जाके खाना खाते होगे, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा ट्रॉमा है, साथ में फ्रेंड्स का कैसे फ्रेंड्स थे बने? तो कोई फ्रेंड या एक समवेयर एक मैंने जब मैं टीच करती थी तो मेरे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बने थे। पर हुआ क्या था ना कि जब हम इतने ट्रॉमा में इतनी चीजें कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज, तो वो
बंदे मेरे को कॉल करते थे कि मनप्रीत हमसे बात करो, पर मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे ना क्रैम्प्स होते थे और मेरे दर्द होती थी और मेरे को एक टेंशन होती थी कि मेरे को अगली ट्यूशन पे फटाफट पहुंचना है। तो मेरा सबसे लिंक भी टूट गया। सबने सोचा कि आहो मनप्रीत तो चंडीगढ़ चली गई, अब तो कहाँ ही फोन उठाएगी, पर मनप्रीत कर क्या रही थी यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रही थी। अच्छा, ये फ्रेंड्स वो थे जो आपके पिंड में थे, फ्रेंड्स गाँव में? हाँ, तो वो फ्रेंड्स ने भी मेरे पे थोड़ा डाउट करना शुरू कर दिया। तो चंडीगढ़ आके आपने फ्रेंड्स बनाए नहीं या बने नहीं, या ट्रस्ट इश्यूज हो गए क्योंकि इतना बड़ा एक इंसिडेंट लाइफ में हुआ? चंडीगढ़ आके मेरे इतने फ्रेंड बने नहीं। पहले तो मैं एक डेढ़ साल अकेली ट्यूशन से पढ़ाती रही, फिर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना। इस टाइम पे मेरा सब कुछ वही मैनेज करते हैं, कार्तिक। तो वो मेरे को मिले इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने देखा कि मेरी स्टोरी के बारे में स्टडी किया। मेरे ना एक अवार्ड का वहाँ पे पिक्चर्स डली हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से न्यूज़ेस पढ़ी मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बोला कि मैं तेरे को हेल्प करूंगा। तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। मैंने बोला ये बंदा डांस करता है, ठीक है, डांस रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो, मोटिव तो रियलिटी शो है। हाँ। मेरे को था भगवान सब कुछ अपने आप ही आगे लाएगा। फिर ऐसे मैं एक दिन साइकिल पे जा रही थी, साइकिल पे जाते जाते ना तो मेरे को सुहाना साहिब में एक शॉप दिखी। तो मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ साथ, कहती तेरे को पता है ये शॉप किसकी है? ये प्रिंस रूला सर हैं, उनके पापा की शॉप है ये। मैंने बोला प्रिंस रूला कौन है? मैं रोडीज में गई थी, मैंने उनको ये चीज बताई थी, वो बहुत हंसे थे, है ना। मैंने बोला प्रिंस रूला सर कौन है? कहते रोडीज के जज हैं। मैंने बोला रोडीज क्या है? अच्छा, आपको नहीं पता था रोडीज? रियलिटी शो है। मैंने बोला रुक रुक रुक, क्या रियलिटी शो? रियलिटी शो। मैंने बोला डांस रियलिटी शो जैसा? कहते नहीं नहीं, उससे ऊपर है, जैसे बिग बॉस है वैसे रोडीज है, फिर डांस रियलिटी शोज भी आते हैं। मैंने अच्छा उससे ऊपर है, ठीक है तो रोडीज, ठीक है याद रखना। मतलब रोडीज प्रिंस रूला जज हैं उधर के, उससे हमने मिलना है। इस दुकान को नोट करो, इधर से कंबल खरीदो जो तुमने नया खरीदना। वो ब्लैंकेट की शॉप थी, है ना। तो मैंने उनसे स्मार्टफोन भी खरीदा, बाय बुए किया, है ना। फिर उसके बाद मेरे को जब कार्तिक ने मिले तो कार्तिक मेरी हेल्प करने लग गए। तो मैंने कुछ अपनी ट्यूशन छोड़ी और जिम्स वगैरह में करवाने लगी डांस, क्योंकि एट द एंड ना ऐसी सिटीज में यही होता है कि पैसा कहाँ से ज्यादा आएगा। मेरे को ट्यूशन से कितना आ रहा है 6,000, पर मेरे को जिम से कितना आ रहा है 15,000। तो मन पे नहीं, स्टडी को थोड़ा साइड पे रखो, उधर चलो, उधर भंगड़ा भी करेंगे, डांस रियलिटी शो के चांसेस हैं और रोडीज के भी चांसेस हो सकते हैं। अब ये देखो, एक नॉर्मल लड़की सोच है जिसका कोई आगे तक लिंक नहीं है। मनप्रीत, क्या हम अब आपकी सारी बातें कर रहे हो, है ना। आपने रोडीज की जैकेट पहनी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने आपका रोडीज में इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने सारे जजेस को रुला दिया था, और वहां पे भी आपने इतनी ही ब्रेवरी के साथ अपनी स्टोरी बताई थी जैसे आप आज यहाँ बता रहे हो। तो आपको लगता है कि आप एक बहुत टाइम से आपको था कि रियलिटी शो, आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन पे? आपको लगता है कि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया होगा जाने अनजाने में, एक रियलिटी शो, तो उस तरीके से आप फिर रोडीज में गए? क्योंकि ना ये मैनिफेस्टेशन ही है वैसे, क्योंकि ये रोडीज ऐसी चीज है ना जिसको लेके लोग ना बहुत ट्राई कर रहे हैं बहुत सालों से। बहुत ज्यादा क्रेज है मनप्रीत लोगों में रोडीज का, खासकर यूथ में, और सब लोगों के क्वेश्चन होते हैं रोडीज में कैसे जाएं, क्या करें, ऑडिशन कैसे क्लियर करें। और मुझे लगता है यू आर द बेस्ट पर्सन जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और जो सबके आंसर के जवाब दे सकती हैं। सो आई वॉन्ट कि आप थोड़ा अपनी रोडीज की जर्नी के बारे में अब हम बात करें। आप बताओ कि आपका वहाँ जाना कैसे हुआ? मेरे को मैंने कार्तिक को बोला कि मेरे को भाई रोडीज में जाना है। उसने बोला ठीक है। वो मैं सोच रहा था यार रोडीज के बारे में बोल रही है, रोडीज इज अ बड़ी गेम, है ना। तो मैंने बोला ऑडिशन कहाँ पे होते हैं? तो एक ही दम से क्या हुआ कि 3-4 महीने बाद जब मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ें बोली जा रही थी ऑडिशन कब होते हैं, एकदम से इंस्टाग्राम पे हमने देखा चंडीगढ़ का जो पेज बना हुआ उस पर कि रोडीज के ऑडिशन है पंचकुला में, इंद्रधनुष स्टेडियम, है ना, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। तो वहीं पे होते हैं रोडीज के हमेशा। तो मेरे को सबने बोला, कार्तिक ने भी, कि यहाँ पे ना क्राउड आता है, भीड़, मतलब 8-10 हज़ार लोग जो रात को 12-1 बजे से लाइन पे लगे होते हैं, और कहीं जाके सुबह उनकी टर्न आएगी पता नहीं आएगी वो भी नहीं पता। तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग, मेरे को एज सच कोई नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, 8-10 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो गेट्स बंद कर देते कि बस अब हो गया, ऐसा भी कुछ होता है? गेट्स ये ना मुझे भी पहले लगता था गेट्स बंद नहीं होते, वो थोड़े थोड़े करके निकालते हैं, क्योंकि वो ना ऑडिशन चाहे रात को 2:30 बजे तक रखें, जितना भी क्राउड आया सबका ऑडिशन होता है, होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का मिस हो जाएगा। हाँ, किसी का मिस नहीं होगा, क्योंकि ऑडिशन पता है कैसे होते हैं, जब हम एंटर हो गए तो अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है ना, तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर हमारे ऊपर जो नंबर लगाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग 20-20 लोग, कम से कम अंदर 50-60 रूम बने होते हैं अलग अलग।
हम सभी को 20 इस रूम में, 20 इस रूम में, 20 इस रूम में, सभी को अलग अलग रूम में भेजा जाता है। मतलब एक ही टाइम पे बहुत बंदे जाते हैं अंदर, है ना, तो सारे 20-20 में डिवाइड हो जाते हैं। तो उस 20 के रूम में ना क्या होता है कि एक अद्धा बंदा ही सिलेक्ट होता है, वो भी उस टाइम नहीं बताते, है ना। तो मेरे उस 20 के रूम में क्या था कि एक बहुत तगड़ी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, है ना, जिसको मैं देखती भी थी, है ना, मिलियन में इसके तो 2-3 मिलियन यूट्यूब पे हैं, इतने इसके इंस्टाग्राम पे हैं। तो मैं सोची एक तो ये बंदी सिलेक्ट होएगी, एक सामने वो भाई बैठा है, उसके डोले शोले बहुत तगड़े हैं, ये सिलेक्ट होएगा, ये एक उंगल पे भी पुशअप कर रहा था बाहर। मेरे को क्या आता है। अच्छा, सो बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये सिलेक्ट होगी और वो इतना हट्टा कट्टा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने 3-4 बंदे और देख लिए ऐसे, मैंने बोला इनमें से होएगा सिलेक्ट, चलो कोई बैठने का क्या देने, आगे ऑडिशन अगले साल हो जाएगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो सबको बोला, जो ऑडिशन लेने बंदा आया, सबने 1-1 मिनट में अपने बारे में इंट्रो देनी है। 1 मिनट ही आपके पास, पुशअप पुलअप जो भी करना है सबके पास 1 मिनट है। तुम क्या बोलोगे अपने बारे में या कुछ करके दिखाओगे कि तुम सबसे अलग दिखो। तो कोई, किसी की बारी आई, कोई पुशअप करने लग गया, किसी ने बैक फ्लिप मार दी अपनी बारी में, है ना, कोई कुछ करने लग गया, उस लड़की ने अपने फॉलोअर्स बता दिए अपने। तो मैं 19th नंबर पे बैठी हुई थी, तो मेरी बारी आई, मेरे पास भी 1 ही मिनट था। 1 मिनट था। मैंने बोला मेरा पावर मूव क्या है, क्या करूं मैं। मैंने 1 मिनट में इतना ही बोला, मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं पंजाब के गांव से हूँ, ठीक है, छोटे से गांव से आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, बट इन सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझ में है क्योंकि मैं अपनी बॉडी पे 40 से 50 बार पेचकस खाने के बाद खुद अपनी हेल्प रेंग के मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मेरी सर्जरी हुई, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और वो भी उस मुजरिम को सजा करवाने के बाद। और मुझे इतने ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं, और मैं पंजाब की सबसे यंगेस्ट ब्रेव गर्ल रह चुकी हूँ। ये मेरा 1 मिनट पूरा हो गया। तो वो सब ना आपस में बाद में लड़ते हैं कि तूने ये कैसे बोला, तूने, तो थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मेरे गूज़बम्स आ गए आपका ये सुनने के बाद इंट्रो, उनके क्यों नहीं आए होंगे। तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो वो जो बंदा बैठा होता है ना, जो ऑडिशन ले रहा होता है, वो बहुत रफ एंड टफ होता है, वो स्माइल भी नहीं करता बंदा। मैं तो सोचती हूँ कि उसको हुआ क्या है, कोई दुख है या कोई गुस्से में आया हुआ है, कुछ तोड़ेगा क्या। तो वो ना एकदम से मुझे देखने लग गया, कहता प्रूफ। तो मेरे पास ना, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग फ़ोन में रखी होती हैं, तो मैंने ना उनको रखा था कि अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं दिखा दूंगी। मैंने बोला ये रहे प्रूफ। तो वो पढ़ के ना उसने क्या किया कि अपना खोला अपना डायरी, उसमें कुछ टिक किया उसने, मेरा टैग नंबर भी देख लिया, है ना, 1139 था अभी मुझे याद है। तो उसने वो लिख लिया। मैंने सोचा पता नहीं अब क्या करेगा। फिर बाद में सारे बंदे बाहर आए, तो तब आया आपके माइंड में कि मे बी मेरे चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि उसने मेरे मन में आया, बट मेरे मन में क्यों नहीं भी आया, क्योंकि वो बंदे बहुत, मुझे था कि फॉलोअर वाले बंदे लेते हैं यार ज़्यादा, है ना। क्या मेरे 1900 फैन है उस पर, इंस्टाग्राम पे 1900 लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो भी रोज 10 कम ही हो जाते हैं मुझे लगता है ना, है ना। मेरे बोला मेरे को थोड़ा ना लेंगे, इनको मेरे से क्या ही मिलेगा। तो फिर मेरे को कार्तिक ने रात को पूछा कि तेरा कैसे गया। मेरा बहुत बढ़िया गया मेरा, तो है ना। कहते रात को ना 12-1 बजे तक फोन आता है, क्योंकि GD1 जिसका क्लियर होता है ना, वो बोलते हैं कि रात को आपने कॉल अटेंड करनी है, सोना नहीं है। GD1 एज इन जो मेरा हुआ था ग्रुप डिस्कशन 1। ओके। हाँ, ये सारे ग्राउंड ऑडिशंस में ही आते हैं। तो कितने राउंड्स होते हैं? GD1 GD2 देन टीवी राउंड, जो मुंबई में होता है, जो टीवी पे आता है। तो क्या हुआ कि मैंने बोला 11 कितने बजे तक फोन आता है, 1 बजे तक मैं जाग लूंगी कोई ना। वैसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। मेरे 11 बजे फ़ोन आया, हेलो हम MTV रोडीज की टीम से बोले, मनप्रीत कौर। मैंने बोला हाँ मनप्रीत कौर। कहते आप ना GD2 के लिए सिलेक्ट हो गए हो। मुझे लगा कि मैंने कुछ बंदों को बताया हुआ है, 1-2 फ्रेंड्स को, ये मेरे को प्रैंक कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, ठीक है, तुम कहाँ सिलेक्ट हो गई हो, मैं ऐसे बोलने लगी। कहते मैम आपका सुबह इस होटल में सन पार्क में जीरकपुर में आपका GD2 होने वाला है। तो मैंने बोला सही में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। कहते हाँ, क्योंकि GD1 ना लोग 5-5 साल ट्राई करते हैं, लोगों को GD1 ही नहीं क्लियर होता। और मेरा फर्स्ट टाइम में GD1 क्लियर हो गया था। मैं पूरी खुश स्टेटस लगा रही हूँ मैं तो अपने, रात को, है ना। सुबह मैं तैयार होकर पहुंच गई GD2 के लिए। GD2 इज अ वेरी टफ, क्योंकि GD2 लेने वाले होते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, है ना, रोडीज के, और जो ये स्प्लिट्स वगैरह पूरी टेक्निकल जो टीम होती है उनकी, वो ये 6 एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, और वो भी सीनियर्स जो डायरेक्टर खुद है वो भी बैठे होते हैं। और वो बहुत हार्ड होता है, उसमें ना ऐसे धोते हैं बंदे को, एक भी झूठ ना हमारा यूं पकड़ा जाता है उधर। तो 60 बंदे, 8000 में से सिर्फ 60 बंदे जाते हैं GD2 में।
ये अभी सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें, बाकी रीजन में भी ऐसे ही होता है। तो 60 बंदों में 15-15 करके उन्होंने अंदर बुलाया था। लास्ट ग्रुप में मैं थी, तो एक दो और भी बहुत अच्छे मॉडल थे जो गए हुए थे, है ना, पर जब वो निकल रहे थे ना, कोई रो के निकल रहा था, कोई गुस्से में निकल रहा था, कोई अपना फॉर्म फाड़ के निकल। वो लड़की थी आपके साथ जिसने, आपने जिसको बोला कि उसकी बहुत इन्फ्लुएंसर थी, नहीं थी? तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि आपके फॉलोअर्स और आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते रोडीज में जाने के लिए। तो बहुत लोग बोल देते ना कि रोडीज फेक है क्या, फेक नहीं है भाई, कुछ भी फेक नहीं है, ये सब असली है। तो मैं तो अंदर गई तो सब बोल रहे थे, हमारी बातचीत चल रही थी। उन 15 को भी इंट्रोडक्शन के लिए टाइम दिया गया, पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया। मेरे बारे में स्पेशली उन्होंने नोट करके रखा हुआ था कि इस लड़की को ये चीज़ें पूछनी है। तो उन्होंने मेरे एक्सीडेंट रिलेटेड, क्योंकि जिस बंदे ने GD1 लिया था उसने आगे बता दिया था कि ऐसा कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुआ है, कि उससे थोड़ा अच्छे से पूछना। तो मेरे से देख रहे थे कि ये वाकई कितना सच है। तो उन्होंने पूछा, 2-2.5 मिनट में ही डायरेक्टर की आंखों में पानी आ गया था। तो वो बंदा सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडस्ट्री का। वो बंदे ने मुझे बुलाया और मेरे सिर पे हाथ रखा, यू आर माई डॉटर, है ना। उसने ये चीज़ बोली, मैंने बोला सर सिलेक्ट होंगी, है ना। तो वो हंसने लगे, कहते सीट पे बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं करता यार, ये सिलेक्ट डॉटर बोल रहा है ये मुझे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि सबके साथ क्वेश्चन बहस हुई, मेरी भी एक लड़के से उधर बहस हुई थी। ऐसे तो क्या टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि एक बार मैं चंडीगढ़ में, अब बता ही देती हूँ, मैं उस लड़के से डरती भी नहीं हूँ। 34 सेक्टर में जिम है एक, है ना। तो मैं एक बार उधर जॉब के लिए चली गई थी कि मुझे भंगड़ा के लिए जॉब चाहिए, इंस्ट्रक्टर के लिए ना। तो वो लड़के ने बोला, थोड़ा रूडली बिहेव किया मेरे से, है ना। कोरियोग्राफर से तुम रूडली बिहेव नहीं कर सकते, तुम किसी भी जिम के ऑनर हो, तुम बहुत बड़े नहीं बन गए हो, है ना। तो वो बंदा ना बोल रहा था कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, GD2 में। तो मैंने बोला सर ये लड़कियों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। तो कहते आप बोलो मनप्रीत, क्या कुछ किया आपने इसने? मैंने बोला सर मैं ऐसे करके जॉब के लिए गई थी, मैं तो भंगड़ा भी सिखाती हूँ। तो इसने मेरे से रूडली बोला था, इसने बोला था आपको किसने भेजा, आप कौन हो, चलो जाओ यहाँ से, ऐसे करके। ये मेरे को ये तो बोल सकता था कि मैम यहाँ पे वो नहीं है। तो उस लड़के को बोले चल तू बाहर। उसका तो GD2 ही खत्म हो गया ना, मनप्रीत ने खत्म करा दिया। तो फिर मेरे इधर बोलने वाले के थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं, है ना। अच्छा ये भी होता है कि जो ज्यादा बोलते हैं तभी मुझे लगता है रोडीज में लोग बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं। तो फिर मैं, जब सभी 15 लोग निकल रहे थे, मैं जान के धीरे धीरे निकली। मैंने पीछे मुड़ा, सबकी तरफ देखा, सारे मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे, वो 5-6 लोग ऐसे। तो मैंने बोला भाई बोल रहे हैं यार, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। मैंने बोला सर मुझे कॉल आएगी अगर आप लोगे तो? कहते आप घर जाओ, आपको पता चल जाएगा अगर आई तो। तो मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं वो कुछ भी, है ना, कोई हिंट नहीं देते, कोई हिंट भी नहीं देते। यू कांट इवन जज के आपको लेंगे या नहीं लेंगे। उनको मैं अच्छी लगी, उनको मैं अच्छी नहीं लगी, है ना। तो क्योंकि उसमें भी बड़े अच्छे बंदे थे जो टॉप मेरे वाले 15 के ग्रुप में थे, क्योंकि उनमें से भी 1-2 बंदों को ही लेना होता है उन्होंने, है ना। तो मैं घर आई तो मुझे 6 बजे कॉल आती है टीम की, है ना, कि आपको चंडीगढ़ ऑडिशन में जितने लोगों का भी GD2 हुआ था, सबसे पहले आपको कॉल किया हमने, सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। बाकी सबको तो भी 11 बजे आनी थी, मुझे 6 बजे कॉल आ गई थी। मैं 5 बजे ऑडिशन देके घर पे पहुंची थी। 4 बजे मेरा GD2 हुआ था, 5 बजे मैं घर पे पहुंची थी, 6 बजे मुझे कॉल आ गई, 1 घंटे में कॉल आ गया, हाँ, कि तुम टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई हो। जो हम टीवी पे देखते हैं ना, वो GD1 GD2 के बाद होता है। ओके, हाँ। तभी मैं शुरू में जब मैं रोडीज देखा था, मैंने बोला 8000 लोग होते हैं। मैं भी ये सोच रही थी कि सब इतना ज्यादा हेक्टिक और इतना जजेस के सामने सबको तो अच्छा, अब ये क्लियर हो गया कि मतलब इतनी जल्दी हर कोई जजेस के सामने नहीं जा सकता। GD1 GD2 क्लियर करेंगे, फिर हमें 20 डेज का टाइम मिलता है। फिर हमें बुलाते हैं उधर। पानी पियोगे? नहीं बस थैंक यू। ये मेरा गला ऐसे ही रहता है थोड़ा, ये वही इंजरीज वगैरह वो, है ना, कि मतलब जो लग जाता है, मैंने बोला ना एकदम से वो ठीक नहीं होती चीजें, तो उसी वजह से गले में अभी मेरे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हाँ। तो फिर मुझे मुंबई राउंड की कॉल आ गई, तो फिर मैंने 20 डेज का टाइम बीच में उन्होंने गैप दिया, फिर डेट आई, है ना। तो फिर मैं मुंबई राउंड के लिए रेडी हो गई। सो मनप्रीत, ये जो आपने बोला कि 20 डेज का गैप दिया, उसके बाद मुंबई राउंड के लिए रेडी हो गए, तो ये जो ट्रैवलिंग ये सब होता है वो आपका खुद का खर्चा होता है? सबसे पहले खुद का होता है। मुंबई राउंड खुद का है। मुंबई राउंड के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो, क्योंकि मुंबई राउंड में भी इंडिया के टॉप 60-70 लोग जाते हैं, समटाइम 80 भी होते हैं, है ना। उसमें से 30 लोग ही लेते हैं वो जर्नी के लिए। अगर आपका मुंबई राउंड क्लियर होता है ना, तो उनका खर्चा है। उसके बाद मतलब जर्नी का,
मुंबई राउंड पे मैं अपने एक्सपेंस पे गई थी और फिर उधर जाके वो राउंड तो मेरा सबने देखा हुआ है, वो तो देखा हुआ है, वो तो मैंने भी देखा है। वो बहुत ज़बरदस्त गया था, बहुत अच्छा। उसमें तो मुझे सोनू अस्त्र के साथ में, सोनू सूद सर की पावर के साथ गई थी जर्नी में, तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी, फिर मैं जर्नी की अब कह सकती हूँ कि मैं रोडीज कंटेस्टेंट हो। सो मनप्रीत, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रह गया। वो जो बंदा था जिसने आप पे अटैक किया, उसको कितने टाइम की सज़ा हुई थी? उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, बट अब वो बाहर आ चुका है। बाहर आ गया? क्योंकि 8 साल उम्र कैद में दिन रात करके अपन ऐसा सिस्टम हो गया इंडिया में कि बंदा जल्दी बाहर आ जाता है। तभी वो बाहर आ चुका है। सो मनप्रीत, आपको डर नहीं लगता कि वो बंदा बाहर आ चुका है और अब वो, आप इतनी ब्रेवरी के साथ आप हर जगह पॉडकास्ट कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ करते हो और आप इतने यूथ को इंस्पायर कर रहे हो, सो समवेयर मुझे लगता है कि उसके भी माइंड में, जिस तरह से आप अपनी स्टोरी बताते हो, कि उसके माइंड में भी होगा कि ही इज़ गेटिंग ऑल द फेम, है ना? तो आपको डर नहीं है अब उस चीज़ का कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ अटेम्प्ट करेगा? क्योंकि मुझे लगता है जेल जाने के बाद हौसले समवेयर जो ये क्रिमिनल्स होते हैं उनके और बुलंद हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो, मैं सच्ची बोलूँ, मेरे को डर नहीं लगता। वैसे मुझे वो कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मुझे लगता है इतना सब होने के बाद उसको मुझसे डरना चाहिए कि मेरे को इससे दोबारा पंगा नहीं लेना। एक बार में इस लड़की ने मेरी इतनी बैंड बजा दी और पूरी दुनिया उसके, इवन उसके जो गांव वगैरह के लोग हैं ना, मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं कि हम आपके साथ हैं, है ना? तो उसको कोई वैसे भी कुछ करने नहीं देगा, है ना? और उसकी मुझे लगता है हिम्मत ही नहीं पड़ेगी अब कुछ करने की। कहते हैं ना, जवाब ऐसा दो, एक लड़की को जवाब ऐसा देना चाहिए कि सामने वाला दोबारा कुछ करने लायक ना रहे। एग्जैक्टली। मनप्रीत, अब आप लड़कियों की बात कर रहे हो, मैं ये चाहूँगी कि आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सही इंसान होगा जो कोई मैसेज दे सके या इंस्पायर कर सके। तो आप क्या ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे यूथ को या जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स? तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी हमें नहीं समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमें ख़त्म कर देगी। ठीक है, हम बहुत बड़े हैं, हम प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। प्रॉब्लम को हमें ख़त्म नहीं करने देना, हमने प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। और चाहे आप गांव से हो, आप छोटी फैमिली से हो, बड़ी फैमिली से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, तो अगर आप चाहो तो आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हो और किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो। मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। और ऐसे ही अच्छे नए पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसे ही इंस्पिरेशनल गेस्ट को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रियल लाइफ स्टूडियोज़। थैंक यू।